कहते हैं कि सबसे गहरे घाव तलवार से नहीं, बल्कि उन लोगों की यादों से लगते हैं जिन्हें हम कभी अपना समझते थे। और सबसे डरावनी चीजें परछाइयां नहीं, बल्कि वो सच्चाइयां होती हैं जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब हम 10वीं में थे। रोहित, मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। वही रोहित जिसके साथ मैंने गर्मी की छुट्टियों में आम चुराए थे। वही जिसने मेरे लिए पानी में कूदकर मेरी पनडुब्बी निकाली थी। वही जिसकी माँ मुझे भी अपने बेटे की तरह खाना खिलाती थी। 12 साल हो गए। आज मैं उसी गांव लौट रहा था। मुंबई की नौकरी, शादी, बच्चे, जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया था। लेकिन रोहित की यादें आज भी वैसी ही ताज़ा थीं। फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल बंद थी, नंबर भी बदल चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसका मैसेज आया, घर आजा, तेरे इंतजार है। बस इतना ही। स्टेशन पर उतरते ही वही पुरानी गंध, मिट्टी और हरियाली की। वही तालाब, वही पेड़, वही सुनसान सी सड़क। लेकिन कुछ अलग था, एक सन्नाटा जो पहले कभी नहीं था। वही गांव, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं रही। रोहित का घर गांव के आखिरी छोर पर था। वही पुराना पक्का मकान जिसके आगे बरगद का पेड़ था। बचपन में हम इसी पेड़ के नीचे घंटों बैठा करते थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने रोहित खड़ा था। पहचानना मुश्किल हुआ। वही चेहरा, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, हालांकि उम्र हमारी अभी 35 ही थी। वो बहुत पतला हो गया था, जैसे कई महीनों से खाना नहीं खाया हो। आ गया, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुस्कान अधूरी थी। कैसा है भाई? मैंने उसे गले लगाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। चल अंदर चलते हैं, उसने धीरे से कहा और अंदर मुड़ गया। घर के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज़ बहुत दिनों से बंद हो। अंधेरा छाया हुआ था, हालांकि बाहर दोपहर का समय था। सारे पर्दे बंद थे, फर्श पर धूल जमी थी। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, उसने कहा, अकेला। माँ पापा? चलते बने, उसने ऐसे कहा जैसे किसी और की बात कर रहा हो। हम बैठक में पहुंचे। एक पुराना सोफा, दीवार पर लगी घड़ी बंद पड़ी थी, और कोने में एक कुर्सी पर एक स्त्री की तस्वीर रखी थी। फूल सूखे पड़े थे। ये कौन है? मैंने पूछा। मेरी पत्नी, रोहित ने कहा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। 3 साल हुए उसे गए। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। पता कैसे चलता? तू तो शहर में था। नौकरी, पत्नी, बच्चे, सब ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। रोहित, तूने बुलाया क्यों? मैंने सीधे पूछा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रात रुकेगा ना? हाँ, एक दिन तो रुकूंगा ही, इतने सालों बाद आया हूं। अच्छा, उसने कहा, और फिर चुप हो गया। शाम ढलने लगी। रोहित ने खाना बनाया, सादा दाल चावल। खाने में नमक कम था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो खुद बहुत कम खा रहा था, बस चावल को कांटे से कुरेद रहा था। खाना ठीक नहीं है क्या? मैंने पूछा। भूख नहीं है, उसने कहा। 3 साल से भूख नहीं है। रात हुई। रोहित ने मुझे पुराने कमरे में सुला दिया, वही कमरा जहां हम बचपन में साथ सोते थे। दीवारों पर आज भी वही पुराने पोस्टर लगे थे, वही अलमारी, वही खिड़की जहां से हम चांद देखा करते थे। गुड नाइट, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं लेटा तो नींद नहीं आ रही थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, बहुत गहरी। बाहर कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। आधी रात के करीब मुझे आवाज़ आई, किसी के रोने की, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैं उठा। आवाज़ दीवार के उस पार से आ रही थी, रोहित के कमरे से। मैं उठकर उसके दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर झांका तो देखा रोहित फर्श पर बैठा है। उसके सामने वही तस्वीर रखी है, और वो तस्वीर से बात कर रहा है। मुझे माफ़ कर दे, वो फुसफुसा रहा था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। तूने कहा था ना कि इस घर में मत आना। मैं नहीं माना। मैं तुझे बचाने आया था, लेकिन तू चली गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे हटा तो पैर के नीचे लकड़ी की चरचराहट हुई। रोहित ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। देख लिया तूने, उसने कहा। आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, हारी हुई सी। रोहित, ये सब क्या है? वो उठा, धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आज तुझे सब बताना पड़ेगा, उसने कहा। इसीलिए तो बुलाया था, तू ही है जो समझ सकता है। हम बैठक में आए। रात के अंधेरे में उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। 3 साल पहले की बात है, उसने शुरू किया। मैं और मीरा, मेरी पत्नी, इसी घर में रहते थे। हमें शादी किए हुए 2 साल हुए थे। बहुत खुश थे हम। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मीरा के पिता को कैंसर है। वो बहुत बीमार थे।
मीरा उनसे बहुत प्यार करती थी। उसने रुककर गहरी सांस ली। मीरा ने कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसने जाने से पहले मुझसे एक बात कही। उसने कहा, रोहित, इस घर में अकेले मत सोना। रात में इस घर में कभी अकेले मत रहना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने भी यही पूछा था। उसने कहा कि उसे सपने आते हैं, बुरे सपने। उसने देखा है कि इस घर में कोई और भी है, कोई औरत। मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, पागल हो गई है, ये तो मेरे बाबा का घर है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो मानी नहीं। उसने कहा, वादा करो मुझसे कि तुम अकेले नहीं सोओगे। किसी दोस्त को बुला लेना, अपने घर चले जाना, लेकिन अकेले मत रहना। तो तूने क्या किया? मैंने हंसी में टाल दिया। उसे छोड़ने स्टेशन गया। वापस आया तो रात हो गई थी। सोचा क्या बकवास है, कोई नहीं होता। मैं अकेला ही सो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। आधी रात को मेरी नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में एक औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत, सफेद कपड़ों में। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखों में सिर्फ कालापन था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर वो मेरे सीने पर बैठ गई। मेरा दम घुटने लगा। मैं हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मुझे होश नहीं रहा। सुबह उठा तो अपने आप को बाथरूम में पाया। कैसे पहुंचा कुछ याद नहीं। मैंने सोचा बुरा सपना था, लेकिन जब शीशे में देखा तो मेरे गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। तूने मीरा को बताया? हाँ, जब वो लौटी तो मैंने बता दिया। वो बहुत डर गई। उसने कहा कि अब हम ये घर छोड़ देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, ये मेरे बाबा का घर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। औरत कैसी, मैं उससे लड़ूंगा। रोहित ने सिर झुका लिया। उसके कांधे हिल रहे थे। मैं पागल था। उस रात मीरा ने मुझसे बहुत मिन्नतें की कि चले। मैं नहीं माना। मैंने कहा, तो सो जा, मैं जागता रहूंगा। वो सो गई और मैं बैठा रहा। रात के 2 बजे होंगे। मुझे नींद आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। जब आंख खुली सुबह हो चुकी थी। मैंने मीरा को आवाज दी। वो नहीं बोली। मैंने उसे हिलाया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो कहीं दूर देख रही थी। और उसके गले पर वही निशान, वही नीले निशान जो मेरे गले पर थे। मैं उठ खड़ा हुआ। रोहित, तो अब भी वो आती है? रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। हर रात आती है और हर रात मुझसे कहती है, अगली बार तेरी बारी है। मैंने यहां से जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करता हूं, बेहोश हो जाता हूं। मैं इस घर से बंध गया हूं। ये औरत, ये मेरे बाबा की बहन थी। सुना है जवानी में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। उसने यहीं फांसी लगा ली थी। तब से वो यहां है। तो तूने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता भाई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं मरना नहीं चाहता, और तू ही है जो मुझे बचा सकता है। तू हमेशा मुझे बचाता था ना बचपन में। जब मैं तालाब में डूब रहा था, तूने मुझे बचाया था, याद है? याद है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो इस बार भी बचा ले। रुक जा यहाँ कुछ दिन। शायद वो मुझे तेरे सामने कुछ न करे। शायद तेरे रहते वो। उसकी बात अधूरी थी कि घर की बत्तियां झपकने लगीं। एक एक करके सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ कोने में रखी मीरा की तस्वीर के पास की छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। और फिर हमने उसे देखा। कोने में, सफेद कपड़ों में, एक बूढ़ी औरत, हवा में तैरती हुई। उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखों में सिर्फ कालापन था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। भाग, मैंने चीख कर कहा। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हम पीछे मुड़े। वो औरत अब बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, रोहित की तरफ। नहीं, मैंने चीख कर उसे पीछे ढकेला। वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने आवाज दी, एक अजीब सी, धीमी, गहरी आवाज में, तू क्यों आया है इस घर में? मैं जवाब नहीं दे पाया। डर से मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोहित की तरफ देखा। वो घुटनों के बल गिर चुका था। मुझे माफ कर दे, वो फुसफुसाया। मुझे माफ कर दे। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये सब झूठ था। रोहित ने मुझे यहां बुलाकर अपनी जगह मुझे दे दिया था। उसने सोचा था कि शायद वो औरत किसी और को ले लेगी और वो बच जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, बस एक जानवर की तरह बचने की चाहत। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसके हाथ मेरे गले के पास आ रहे थे। मैंने आखिरी बार रोहित की तरफ देखा। वो दरवाज़ा खोलकर भाग चुका था। अंधेरे में सिर्फ मैं और वो औरत थी।
और उसकी वो ठंडी गीली उंगलियां मेरे गले पर। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे घर के बाहर बेहोश पाया। मेरे गले पर नीले निशान थे। पुलिस को बताया गया कि रोहित लापता है। 3 दिन बाद उसकी लाश तालाब में मिली। मैं अब शहर वापस आ गया हूँ। डॉक्टर कहते हैं ये सब मेरे दिमाग का खेल था, स्ट्रेस का रिजल्ट। लेकिन रात में जब भी अंधेरा होता है मुझे वो औरत याद आती है। और कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अपने गले पर उसकी ठंडी उंगलियों का एहसास होता है, क्योंकि वो औरत अब मेरे पीछे आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में हम बताएंगे उस लिफ्ट का रहस्य जो हमेशा तीसरी मंजिल पर रुकती है, चाहे आपने किसी भी बटन को दबाया हो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी छूटे नहीं।